प्यारे लर्नर्स, प्रो फाउंडेशन कोर्स की सीरीज़ में जिसमें हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस फॉर फिजिक्स। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैलकुलस फॉर बिगनर्स। इसकी कुछ प्री रिक्वेस्टिक चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पहले से आनी चाहिए या हमको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे फंक्शन, फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन के ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स कैलकुलस फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, बेसिक है बहुत ही। तो इसके टर्मिनोलॉजी से डो सोच के मैं सोचना कि अपन को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, बट हाँ, हमें ऐसा पढ़ना है कि अपन जेई मेंस एडवांस तक की प्रॉब्लम इस इंफॉर्मेशन से कर सकें। जो 11th-12th में पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं वो तो इन डेप्थ कैलकुलस पढ़ते ही हैं, ठीक है। इन्हीं ग्राफ में एक चीज़ निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राफ में कैसे यूज़ है और हम कैसे इससे कैलकुलस तक पहुंचेंगे, ये वाली बात अपन किसमें करेंगे। और दूसरा इसका सेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के स्टूडेंट ने 10th में पढ़ी होती है। इसके 2 चैप्टर इंक्लूडेड है 10th क्लास के सिलेबस में, बट बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा ऐसा कुछ हाई फाई अपन को याद नहीं करना है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक चीज़ें जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, उस सेक्शन में भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जो बात करते हैं वो है हमारा ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, या उससे भी पहले जो अपने लिखा है हमें फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस को हिंदी में हम बोलते हैं फलन, ठीक है। तो इसको अगर आप समझना चाहो तो इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जिससे मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है, जो हम जानते हैं ना उसी को अपन एग्जांपल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ज़्यादा नई चीज़ नहीं लेते इधर उधर से। देखो, जैसे ये एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस यानी कि त्रिज्या मैंने लिया आर, ऐसा। तो मैं बोलूँगा इसका जो सर्क्यूमफेरेंस है यानी परिधि है, वो होती है 2 पाई इंटू रेडियस। 2 पाई इंटू रेडियस, ये इसका सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला है। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा सी आर पे डिपेंड करता है, तो सी इज द फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। सी इज द फंक्शन ऑफ आर, यानी कि आप फलन को इन जनरल कलन बोल सकते हो, फंक्शन को y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, ये आपको इक्वेशन बताएगी। y x पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x, y x पे डिपेंड कर रहा है, ये इसका क्लियर मतलब हो गया, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। यानी कि y और x दोनों ही वेरिएबल हैं। इससे एक और बात पता चलती है, देखो y और x दोनों क्या है, वेरिएबल। ये जो मैंने एग्जांपल यूज किया इसको आप समझ रहे हैं, c इज द फंक्शन ऑफ r, सर्क्यूमफेरेंस जो है वो r पे डिपेंड कर रहा है। पर इतनी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली हुई है ना, c इज द फंक्शन ऑफ r, मैं इससे नहीं पता कर सकता कि कैसे डिपेंड करता है। r की वैल्यू 0 लूंगा तो रिलेशन कैसा आएगा, r की वैल्यू 1 लूंगा तो रिलेशन कैसा आएगा सर्क्यूमफेरेंस का, वो मुझे नहीं पता चल रहा। वो पता करने के लिए तो मुझे इक्वेशन पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो एक और बात जो मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको, कि y और x दोनों ही वेरिएबल है, जैसा हमने यहाँ पे देखा। भाई x की वैल्यू भी आप डिसाइड करोगे और y की वैल्यू भी आप डिसाइड करोगे, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वैसी राशियां जो अपने आप को परिवर्तित कर सकती है, हिंदी में इनको बोलते हैं चर, ठीक है। तो y x पे निर्भर कर रहा है, और कैसा है, ये वेरिएबल है y और x। बट y और x वेरिएबल है, साइमल्टेनियसली एग्जांपल समझते रहना। यहाँ पर 2 पाई एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है। r का वैल्यू कुछ ले लो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट यहाँ पर कैसा आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। तो r की वैल्यू 0 लोगे तो सर्क्यूमफेरेंस नहीं आएगा, r की वैल्यू 1 लोगे तो सर्क्यूमफेरेंस 2 पाई आ जाएगा, जो भी यहाँ यूनिट है। बट अगर आपने भी इसमें टर्मिनोलॉजी नोट करी हो, तो मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू क्या लेंगे, कौन लेगा, हम। ये हम डिसाइड करते हैं, वी। बट ये हम डिसाइड नहीं करते, ऑल्दो ये वेरिएबल है, ये परिवर्तन कर रहा है, चर है, परंतु ये किस पे डिपेंड करता है,
इक्वेशन पे। तो आप इससे एक और बात समझ जाएंगे कि जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं ये कैसा वेरिएबल है। ये वेरिएबल है बच्चों डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। और ये वाला वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, इसको आप बोल सकते हो फ्री। फ्री मतलब हम अपनी मर्जी से इसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। डिपेंडेंट, निर्भर बोल सकते हो आप इसको, नॉट फ्री, बंधा हुआ, बाउंडेड बोल सकते हो। बाउंडेड का मतलब होगा जैसा इस इक्वेशन में लिखा है उससे ये बंधा हुआ है, जैसा इस इक्वेशन में लिखा हुआ है उससे ये बंधा हुआ है। ऑल्दो दोनों वेरिएबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे ये सर्कल ही है, सर्कल ही लिया है मैंने, वृत्त, इसका एरिया लिखा। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब इसमें क्या बोलेंगे, a इज द फंक्शन ऑफ r। वेरी गुड। ये मत सोचना कि इसमें हम बोलेंगे कि आर स्क्वायर का फंक्शन है, इसमें भी वही है। फंक्शनलिटी तो जस्ट ये बता रही है कि किस पे डिपेंड कर रहा है और किस तरह से वेरी कर रहा है, वो आपको इक्वेशन से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये है हमारे यहाँ फंक्शन का मतलब। जैसे सपोज एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक मेरे पास रेक्टेंगल है, एक आयत लिया मैंने। आयत का ये साइड लिया a और ये साइड लिया b। तो जब मैं इसका पैरीमीटर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2a प्लस बी। पैरीमीटर मतलब परिमाप। तो मैं बोलूँगा p इज द फंक्शन ऑफ a एंड b। अब a और b में से कोई भी एक चीज़ वेरी करोगे तो ये वेरी कर जाएगा। इसी तरह से अगर इसका एरिया लिखेंगे, एरिया तो कितना आएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b। अगेन a इज द फंक्शन ऑफ a एंड b। आई थिंक आपको फंक्शन वाली बात क्लियर हो गई होगी। फंक्शनलिटी जस्ट ये बता रही है कि किस किस पे डिपेंडेंसी है। ये p का मतलब यहाँ पर मैंने जो लिया है वो पैरीमीटर है, परिमाप जिसको बोलते हैं हम, और a का मतलब है एरिया। सिमिलरली अगर मान लो मैंने क्यूब लिया होता, क्यूबॉइड लिया होता जिसकी 3 साइड होती a b एंड c, तो मेरे को आयतन लिखने के लिए लिखना पड़ता v इज द फंक्शन ऑफ a b एंड c। ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको यहाँ तक की बात समझा पाया कि फंक्शंस किसे कहते हैं। फंक्शन में इतना ही पता होना चाहिए किस पे किसकी डिपेंडेंसी है। दूसरी बात, दूसरी चीजें हमको क्या चाहिए, ग्राफ। ग्राफ एक्चुअली ग्राफ फंक्शन को प्लॉट करता है। फॉर प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन। प्लॉटिंग का मतलब ये हो गया हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे, फंक्शन को हमें चेक करना है। हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई तुम वेरी कैसे कर रहे हो। अगर मान लो किसी को मैथमेटिक्स नहीं पता है तो भी उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे मान लो किसी ने एक, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की भी बातें मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं आपको। देखो जो कैलकुलस है ना वो फिजिक्स का लर्निंग टूल है। आप उसके बगैर एक लेवल तक ही फिजिक्स कर सकते हो। ऑल्दो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी, बट जैसे आप न्यूमेरिकल्स करने लगोगे या थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट इसकी होगी ही होगी। कार्टेशियन या कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसमें हम यहाँ पर बनाते हैं x तो इस तरफ लिखते हैं माइनस एक्स, ये y तो दूसरा होता है माइनस वाई, और इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ये हमारा मूल बिंदु होता है ऐसा। ठीक है।
जो यहाँ पर सारे निर्देशांक बने हुए हैं वो आपको समझ में आता ही है कि ये वाला पॉइंट है 1 2 3 या जो भी हमने स्केलिंग मानी है। इस पूरी एक्सिस पर जो आपको पहले से पता होना चाहिए वो ये है कि इस पूरी एक्सिस पर y का वैल्यू 0 है, और इसी तरह से ये जो y एक्सिस है इस पूरी पर x का वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पर प्लस का x है और प्लस का y है, यहाँ पर माइनस x है और प्लस का y है, यहाँ पर माइनस x है और माइनस का y है इस जगह, यहाँ पर प्लस का x है और माइनस का y है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें हमें पता है। अब मान लो किसी ने इसमें ग्राफ प्लॉट करके दे दिया ऐसा कुछ। अब जिसको मैथ्स नहीं भी पता है वो ये वाली बात तो बच्चों बोल ही सकता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या कहा, फंक्शंस को प्लॉट करने के लिए यूज होता है, विजुअलाइज कराने के लिए। एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये इसका रीडिंग मेथड हो गया। मैंने क्या कहा, ये भी आपका वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ फ्री वेरिएबल, है ना, और इस एक्सिस को बोलते हैं हम बाउंडेड वेरिएबल। एक एक्सिस है फ्री वेरिएबल और एक एक्सिस है बाउंडेड वेरिएबल का। बाउंडेड वेरिएबल मतलब जो डिपेंडेंट है और फ्री वेरिएबल मतलब जो इंडिपेंडेंट है। फ्री जिसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कौन सा केस है, ऐसे। अब क्यों बोले हम तो कुछ भी ले सकते हैं, नहीं। अगर आपने सपोज यहाँ पे टाइम एक्सिस लिया तो आप t की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि टाइम नेगेटिव होता ही नहीं, तो आपको सिर्फ यही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि डिपेंडिंग अपॉन द केस और कंडीशन। अब जैसे ये वाला जो ग्राफ प्लॉट करा है ये आपको पता है ये किस तरह का ग्राफ है। इसके ग्राफ को हम लिखते हैं, मैं अगर यहाँ पर 1 मेंशन कर देता हूँ मार्किंग, तो आप फर्स्ट नंबर के ग्राफ को बोलोगे कि ये ग्राफ है फॉर m एंड x, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये mx ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ कैसे बन रहा है ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक लीनियर ग्राफ है जिसमें m क्या डिनोट कर रहा है, m यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका यहाँ पर मीनिंग क्या है, स्लोप। देखो अपने आप ही चीज़ें आगे आती जाएगी ना, पहले आया फंक्शन, फंक्शन के लिए ग्राफ और फिर स्लोप ऑटोमेटिक छुपा हुआ है। अब यहाँ पे स्लोप का क्या मतलब है, इसी से आपको स्लोप पता चलेगा। स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने एक पॉइंट लिया ये, ठीक है, और एक पॉइंट लिया ये, अब हमको इसका स्लोप बताना है, तो स्लोप इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड ऐसा, ये है परपेंडिकुलर और स्लोप का रेशियो। अगर मैंने इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया तो आप बोल सकते हो कि ये है डेल्टा थीटा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया y1, इसके जो कि यहाँ क्या है x1। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने इसको मार्क करा है x2 तो ये क्या बन जाएगा y2। अब आप अपना यहाँ सेंस लगा के देखो कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये जो है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का वो क्या है, डेल्टा y, विच इज y2 माइनस y1। सिमिलरली ये जो गैप है, ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x, और डेल्टा x क्या डिनोट करेगा, x2 माइनस x। इजी बिजी है, बहुत ही सिंपल सा काम है। अब ये वाला टर्म जो है इसी को हम बोलते हैं स्लोप। कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। ये न्यूमरेटर में है चेंज,
कौन सी एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी के तुल्य चेंज। कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पर। इसी को हम स्लोप से डिनोट कर देते हैं एंगल। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेंस जाग चुका है, आपको याद आ चुका है कि हम ऐसा पहले पढ़ चुके थे, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। देखो, इसको मैंने बोला, इस एंगल को थीटा, और इसको बोला डेल्टा वाई, इसको बोला डेल्टा एक्स। तो मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इसको परपेंडिकुलर और बेस का रेशो बोल सकता हूँ। तो ये होता है टेंजेंट या tan ऑफ थीटा। समझ में? कितनी ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है? बहुत बेसिक, जो आपको पता है बस वही। पी बी पी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, एच एच बी। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो किसके साथ? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस और एच एच बी। इससे हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशो निकालते थे। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा। पी अपॉन बी, जो भी हमारे काम का है परपेंडिकुलर और बेस, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होगा? पॉजिटिव। तो आप बोलोगे कि अगर एंगल लेस देन 90 है तो स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव। क्या मीनिंग हो गया इस बात का? इस बात का मीनिंग हो गया कि अगर मैंने कुछ ऐसा केस प्लॉट करा, सिर्फ स्लोप पे ध्यान देना, कुछ इधर उधर नहीं, भटकना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक्स। तो देखो, एंगल लेस देन 90, ये सारे स्लोप कैसे हैं? देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। एंगल हमेशा किससे बना के देखना है अपन को? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जैसे कई लोगों को लगता है कि भाई हम यहाँ वाला एंगल क्यों देखें, हम यहाँ का देखेंगे, तो अब यहाँ का देखो, बात तो वही है। तो ये एंगल सारे कैसे हैं? लेस देन 90। तो लेस देन 90 वाले केस में, क्या बोला मैंने? लेस देन 90 वाले केस में स्लोप हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। याद रह जाएगा ये? रहना ही चाहिए। पॉजिटिव स्लोप मतलब एंगल लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव स्लोप। अब इसी वाले केस में अगर अपन साइमल्टेनियसली देखें कि अगर एनी हाउ थीटा ग्रेटर देन 90 होता, तो वी नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री कि tan ऑफ थीटा नेगेटिव होता। यानी आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा है तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप का मतलब ढलान इज नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मिलेगा हमें। ठीक है, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। जैसे अब मैं इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको नेगेटिव स्लोप। देखो, ऐसा।
इन सब में हमको जो चेक करना है वो एंगल है, पिंक कलर वाले को देखना, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। तो रेड कलर वाले केस का हर केस में यहाँ पर आपको स्लोप कैसा मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप। इस डायग्राम को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। पॉजिटिव स्लोप ये रहा, एक है नेगेटिव स्लोप और एक है पॉजिटिव स्लोप। तो जो प्री रिक्वेस्टिक थी कैलकुलस के लिए वो मैंने आपको बताया, और ट्रिग्नोमेट्री इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, इतना हमको फंक्शंस बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ रिवर्स ऑर्डर में क्या क्या है। सबसे पहले रिवर्स में मैंने बोला कौन सी ट्रिग्नोमेट्री, आपको टैन थीटा पता हो, पी बी पी और एच एच वी, इसके बहुत सारे निमोनिक्स तरीके याद किए होंगे आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसे ही। फिर उसके बाद में मैंने हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई हो, इफ थीटा इज लेस देन 90, पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये समझ में आ जाएगा। आप याद भी रख सकते हैं इसको कि अगर एंगल लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव। मैं इसको ऐसे भी समझाता हूँ कि अगर हमने सपोज कोई एक ऐसे रॉड रखी पार्क में, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, तो यहाँ पर बॉल के फिसलने का तरीका ऐसा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, गार्डन में जो स्लाइड होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मान लो मैं इसको ऐसे करता जाऊँगा, तो ये स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। बट मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया स्ट्रेट, तो इस कंडीशन में स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। आपको पता है थीटा 90 पर लेस देन और ग्रेटर लिखा है मैंने, टेन थीटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सोचो ट्रिग्नोमेट्री कैसा एंगल बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे हो गया यूं। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना है तो बेस तो बचा ही नहीं, बेस टेंस टू जीरो हो गया, और परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया, तो वो बात यहाँ पर सेट नहीं होती। अब इसकी ज़्यादा मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, बट मैं आपको जो बता रहा था वो ये कि अगर ये हमने स्लोप ऐसा लिया है और हमने इसको ऐसे कर दिया और करते करते इसको ऐसे कर दिया, तो जो फिसलने वाली जगह थी ना वो तो यहाँ आ गई। अब सोचो बॉल क्या ऐसे फिसल पाएगी, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर आपका स्लाइडर ऐसा हो चुका है तो फिसलने का उल्टा प्रोसेस होगा, यानी कि नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पॉजिटिव स्लोप ये सारे, और ये नेगेटिव स्लोप। अब चूंकि आपको ग्राफ का पता तो है ही, तो आपको ये भी पता है कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर इंटरसेप्शन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव इंटरसेप्शन है और इस वाले ग्राफ में नेगेटिव इंटरसेप्शन है, और इसमें कैसा इंटरसेप्शन है, नो इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन को हिंदी में अंतःखंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कैलकुलस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन बिल्कुल टू द पॉइंट स्टिक रहते हुए एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि कैलकुलस के लिए क्या रिक्वायर्ड है। इसके अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम यूज़ कैसे करेंगे और क्यों रिक्वायरमेंट बनी। यहाँ तक हमारा काम चल रहा था, मज़ा आ रहा था, फिजिक्स में साइंस पढ़ रहे थे हम, फिर ये कैलकुलस ही क्यों। ओके, थैंक यू।